हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? तो अपना अगला टॉपिक है डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। ये सॉल्व करना है। हालांकि इसके क्वेश्चन इजी होते हैं रिलेटिवली, H2O2 के भी इजी होते हैं और इस वाले के भी इजी होते हैं। डिग्री ऑफ हार्डनेस पे आते हैं जल्दी से। हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है? तो देखिए, हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है ये सीधा आपको एक लाइन में मैं सीधा सीधा समझा देता हूं एग्जांपल के थ्रू। हार्डनेस ऑफ वाटर का मतलब है, हार्डनेस ऑफ वाटर में जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, ये सोप के साथ सफिशिएंट लेदर प्रोड्यूस नहीं करता है ना, झाग नहीं बनाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं हार्ड वाटर के साथ। अब हार्डनेस होती किस चीज की है? क्या पानी अपने को हार्ड हार्ड सा लगेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वाटर में हार्डनेस होती है बिकॉज ऑफ सम सॉल्यूबल इंप्यूरिटीज। जो हार्डनेस का कॉज है वो है सम सॉल्यूबल इंप्यूरिटीज। ये कौन सी सॉल्यूबल इंप्यूरिटीज हैं? दीज आर द कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स एंड क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। ज्यादातर लोगों को आपने यही कहते सुना होगा, पानी में हार्डनेस क्यों होती है? कैल्शियम मैग्नीशियम आयन की तरह की वजह से। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की वजह से पानी में हार्डनेस होती है तो ये आरओ वाले ये कह के क्यों बेचते हैं भाई कि इसमें कैल्शियम आयन है, इसमें मैग्नीशियम आयन है, मतलब वही हार्ड पानी बेच रहे हैं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की वजह से हार्डनेस नहीं होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये नीट में भी आ सकता है और जेईई मेन में भी पूछा जा सकता है। हार्डनेस होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट्स की वजह से। और वो भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक तब है जब वो वाटर में पूरी तरह से घुला हुआ है, सॉल्यूबल इंप्यूरिटीज है। इसीलिए मैंने सबसे पहला वर्ड लगाया था सॉल्यूबल इंप्यूरिटीज। अगर वो इंप्यूरिटीज इनसॉल्यूबल हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो आसानी के साथ फिल्टर करके उसको अलग कर सकते हैं। ओके, अब बात आती है कि हार्डनेस कितने तरह की होती है। तो भाई हार्डनेस दो तरह की होती है, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस का कॉज है कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। याद रहे, सॉल्यूबल इंप्यूरिटीज। इनसॉल्यूबल इंप्यूरिटीज से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, उसको इजीली फिल्टर करा जा सकता है। ओके, तो परमानेंट हार्डनेस का कॉज क्या है? क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। तो कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जो टेम्परेरी हार्डनेस को और परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करते हैं? ये पूरा चैप्टर ही है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, तो उसका कुछ सेक्शन हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं। टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने वाले कौन कौन से मेथड हैं, रिएक्शंस हैं, क्योंकि वो रिएक्शन को लेकर क्वेश्चन या कॉम्प्रिहेंशन पैसेज टाइप का बनाया जा सकता है, तो वो अपने लिए पढ़ना जरूरी है। और सिलेबस में भी है, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में तो पूरा ही पढ़ने को मिलेगा। ओके, तो अगर आप यहां पढ़ लोगे तो वहां जब आप एस ब्लॉक पढ़ रहे होगे तो जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा ये सारा। ओके, चलिए देखते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, हार्ड वाटर विथ सोप फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से इसका सॉल्ट बन जाता है, प्रेसिपिटेट आ जाता है। हार्डनेस दो टाइप के होते हैं, वही जो मैंने आपको बताया, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस, उसी को बताया गया है। टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू द सॉल्यूबल bicarbonate and carbonates of calcium and magnesium ion in water. Okay, permanent hardness is because of, यहां पर लिख भी लीजिएगा, पहले टेम्परेरी हार्डनेस के रिमूवल पे बात कर लेते हैं, फिर परमानेंट हार्डनेस पे भी आ जाएंगे। तो टेम्परेरी हार्डनेस को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। बाय बॉइलिंग, बहुत सिंपल सा मेथड है। आज की डेट में अब आरओ आ गए हैं, अदरवाइज
गांव वाले इलाके में, विलेज में तो अभी भी कई सारे लोग पानी, उनके पास आरओ की फैसिलिटी नहीं होती है तो पानी उबाल के पीते हैं। उससे क्या फायदा होता है, बाइकार्बोनेट को अगर आप हीट करेंगे तो वो कार्बोनेट में चला जाएगा। अब आप सोचो कि आप कहोगे तो कार्बोनेट की वजह से भी तो इंप्यूरिटीज है सर, आप ही ने तो बताया कार्बोनेट की वजह से इंप्यूरिटीज हैं, लेकिन आप ये एरो का साइन देखिए, डाउनवर्ड का मतलब प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेट हो गया तो इससे हम पानी को छान के पी सकते हैं। ओके, इवन जब हम पानी को किसी बीकर में बॉयल करते हैं टैप वाटर को, तो पॉट के साइड वॉल पे व्हाइट व्हाइट सा आ जाता है, वो क्या होता है, वो इसी का होता है, कार्बोनेट ही होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम आयन के कार्बोनेट्स की वजह से वो व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा होता है। ओके, सॉल्ट, तो उसको छान लेंगे, अगर फिल्टर कर लेंगे तो पानी साफ हो जाएगा काफी हद तक। चलिए, आरओ का मुकाबला तो नहीं है, लेकिन हाँ काफी हद तक पानी साफ हो जाएगा, क्योंकि ये मेथड टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने का है, परमानेंट को नहीं। चलिए, एक दूसरा मेथड है क्लार्क्स मेथड। इसमें क्या करते हैं, लाइम वाटर लेते हैं, CaOH होल ट्वाइस, तो CaOH होल ट्वाइस और इससे बाइकार्बोनेट के साथ इसकी रिएक्शन होती है, तो फिर वो क्या कर देगा, देखिए टारगेट सिर्फ क्या है, अगर आप इसको बैठ के रटेंगे तो फिर कोई कुछ नहीं हो सकता, फिर आप बार बार भूलेंगे और लिख पाएंगे ही नहीं पेपर के टाइम पे, या जिस टाइम पे आपको क्वेश्चन में रिएक्शन की जरूरत होगी आप नहीं लिख पाएंगे। बेटर है कि आप इसका कॉन्सेप्ट सीखो। टेम्परेरी हार्डनेस होती है बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, इसीलिए मैंने मेटल लिख दिया है, मन करे तो कैल्शियम लगा लो या मैग्नीशियम लगा लो। हीट करेंगे तो जो सॉल्यूबल इंप्यूरिटीज है वो इनसॉल्यूबल इंप्यूरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक लाइन में याद रखो, कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट को हीट करने से या फिर लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करने से इनसॉल्यूबल इंप्यूरिटीज इनसॉल्यूबल इंप्यूरिटीज में, यानी कि प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इस तरह से, जिसको आसानी के साथ फिल्टर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस के बाद ये एक और मेथड है, बाय द एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इसको भी नोट कर लीजिएगा। सोडियम कार्बोनेट में भी वही होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं, परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन की वजह से परमानेंट हार्डनेस आती है। चलिए देखते हैं परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का क्या तरीका है। पहला तरीका है बाय वॉशिंग सोडा, जैसे ऊपर भी था Na2CO3 और यहां पर भी वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके, तो उसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन सा करेगा, Na2CO3। सल्फेट, क्लोराइड्स, इनके साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, केटायन एनायन एक्सचेंज करा लो, तो सोडियम का सल्फेट बन जाएगा, कैल्शियम का कार्बोनेट बन जाएगा। और मेरे ख्याल से केटायन एनायन एक्सचेंज कराने में आपको जरा सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये लगना ही नहीं चाहिए कि ये रटना है, ये तो सिंपल सा काम है, केटायन एनायन एक्सचेंज करा के हम रिएक्शन लिख सकते हैं। ओके, तो इनसॉल्यूबल इंप्यूरिटीज में कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, इस तरह से। चलिए अगले मेथड पे आते हैं, परम्यूटेड मेथड। परम्यूटेड मेथड ये भी एक इंपॉर्टेंट मेथड है, ये सब हमारे सिलेबस में है, ये सब हमारे काम आएंगे। अभी मेथड्स मैं कुछ ज्यादा बता रहा हूं, इतने ज्यादा यूज नहीं होंगे क्वेश्चंस में, लेकिन आगे फ्यूचर का किसी ने नहीं देखा, हो सकता है परम्यूटेड को लेके क्वेश्चन आ जाए। ओके, खैर जब तक आप लोग जेई मेन, जेई एडवांस या नीट का पेपर दोगे तब तक आप सारे चैप्टर्स पढ़ लोगे तो हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड से भी कवर हो जाएगा। ओके, अगर अभी पढ़ लोगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में इतना पढ़ने की कोई जरूरत होगी ही नहीं। तो जरा जल्दी जल्दी देखते जाते हैं ये सारी चीजें। तो परम्यूटेड क्या होता है, परम्यूटेड कंपाउंड है सोडियम जियोलाइट का, इसका फॉर्मूला होता है Na2Al2Si2O8.XH2O, Na2Al2Si2O8.XH2O, दिस इज कॉल्ड सोडियम जियोलाइट। अगर यहां के लगा देंगे तो पोटेशियम जियोलाइट। इतना पार्ट बार बार लिखने में तकलीफ दे रहा है, इसलिए जेड यूज कर लिया, तो बन गया Na2Z। तो Na2Z की रिएक्शन कैल्शियम के क्लोराइड सल्फेट, मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट से करा दिया जाए तो क्या होता है, तो कैल्शियम आयन बाइवेलेंट है और सोडियम आयन मोनोवेलेंट है, तो अगर एक कैल्शियम आयन रिप्लेस होगा तो उससे 2 सोडियम आयन बाहर जाएंगे,
तो 2Na+ और CaZ MgZ इस तरीके से यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इनको इनसॉल्यूबल इंप्यूरिटीज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो टारगेट अपना वही है कि सॉल्यूबल इंप्यूरिटीज को कैसे इनसॉल्यूबल इंप्यूरिटीज में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, चलिए। अच्छा, जब हम ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में निकाल लेंगे तो इसको हम फिल्टर करके अलग कर लेंगे, और पता है ये फेंका नहीं जाता है, इसमें सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन फिर से कराएंगे और अपना सोडियम का जियोलाइट रीजनरेट करा लेंगे, और रीजनरेट कराने से क्या होगा, हमारे पैसे बचेंगे, है ना। तो इकोनॉमिकली चीपर होना चाहिए एंड फेवरेबल टू द इंडस्ट्रियल पर्पस होना चाहिए। प्लांट में यही सारी चीजें देखी जाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसको फेंक दिया जाता है, इसकी सोडियम सॉल्ट के सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करा के फिर से सोडियम का जियोलाइट रीजनरेट करा लिया जाता है। ओके, अब आप सोच रहे होगे कि वही नहीं कराना है जहां पर वाटर है, अलग से आप उसको फिल्टर करोगे तो अलग कर लोगे और फिर उसके साथ रिएक्शन कराओगे। ऐसे अगर उसी में करते रहोगे तो पानी गंदा से साफ करेंगे, फिर साफ से गंदा करेंगे, तो ऐसा काम नहीं करना है। ओके, चलिए। कैलगॉन मेथड क्या होता है, तो कैलगॉन होता है ये Na6 लिखा भी हुआ फॉर्मूला Na6P6O18, है ना, मैं लिख देता हूं अलग से भी, Na6P6O18, इसको कैलगॉन बोलते हैं, Na6P6O18। इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और इसको लिखने का तरीका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऐसा भी होता है, Na2Na4PO3 का होल 6। तो चलिए देखते हैं इसको। इसमें अगर इसका ये आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं, 12th पास आउट में ये सब बातें मैं बोल सकता हूं, खुली छूट है, क्योंकि आप लोग 11th क्लास के स्टूडेंट नहीं है जिसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कभी सुना ही ना हो। तो अगर इसको हटाएंगे तो इस पे 2- चार्ज, और ये कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन के साथ अगर इसकी रिएक्शन करा दे तो देखिए क्या होगा, इसमें से जो सोडियम आयन है, यहां पर ये जो सोडियम है, ये 2 सोडियम रिप्लेस होगा तो एक कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन यहां पर चला जाएगा, तो वही M है। ओके, और इस तरह से सोडियम आयन बाहर कर लेते हैं। तो इस तरह से कैलगॉन मेथड से भी हम क्या करते हैं, पानी को साफ करते हैं, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए। इस रिएक्शन में आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जो भी हमारा कैलगॉन है उसमें जो अंदर के 4 Na हैं उसमें से 2 Na से एक कैल्शियम या मैग्नीशियम को क्या कराना है, रिप्लेस। तो ये क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बना देगा, फिल्टर कर लेंगे, और इस तरह से कैल्शियम और मैग्नीशियम की इंप्यूरिटीज, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की इंप्यूरिटीज को हम अलग कर पाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड की बात, फोर्थ है एक आयन एक्सचेंज रेजिन। ये भी आरओ में ये टेक्नोलॉजी यूज होती है। अगर आपने देखा हो आरओ में, कुछ आरओ ऐसे आते हैं जो ये बोलते हैं कि ये आयन एक्सचेंज वाला है, तो उसमें 2 कंपार्टमेंट बने होते हैं, एक होता है उसका केटायन एक्सचेंजर और एक होता है उसका एनायन एक्सचेंजर। रेजिन इज अ पॉलीमर, और रेजिन में एसिडिक ग्रुप भी होता है और बेसिक ग्रुप भी होता है। तो रेजिन का जो एसिडिक ग्रुप है वो केटायन के साथ एक्सचेंज करता है, और रेजिन का जो बेसिक ग्रुप है वो एनायन के साथ एक्सचेंज करता है, और इस तरीके से हमें H+ और OH मिल जाता है, और जिसको मिलाकर वाटर तैयार होता है। और ये वाटर मॉलिक्यूल, ऐसा नहीं है इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो रही होगी अंदर कि H अलग और OH अलग, तो ये अंदर की आरओ की टेक्नोलॉजी है जो कि पानी में से जितना भी H+ आयन है उसको अलग कर रहा है विद द हेल्प ऑफ केटायन एक्सचेंजर, और इसी तरीके से बेसिक ग्रुप ऑफ द रेजिन क्या कर रहा है, एनायन एक्सचेंजर की मदद से बेसिक ग्रुप को अलग कर रहा है, और इसके मिलने से वाटर बन रहा है। ओके, हालांकि अगर सिर्फ इसी टेक्नोलॉजी पे चले जाएंगे तो इससे हमें डिस्टिल्ड वाटर टाइप का मिलने लग जाएगा। तो यहां पर बैड आयंस को रिप्लेस कराते हैं गुड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन के लिए, ताकि हमारी हेल्थ के लिए वो बेनिफिशियल रहे। तो उसमें से सिर्फ एक रिएक्शन मैंने लिखी है यहां पर, केटायन एक्सचेंजर वाली। यहां पर आप देख सकते हैं ये एक पॉलीमर है और इसमें H नाम का ये एसिडिक ग्रुप है। तो ये केटायन एक्सचेंजर में क्या होगा, इस H को कैल्शियम आयन से रिप्लेस करा दिया जाएगा, जिससे ये H+ अलग हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से बेसिक रेजिन वाली रिएक्शन में OH ग्रुप होगा, और वो OH ग्रुप इसके क्लोराइड या सल्फेट से रिप्लेस करा लिया जाएगा, तो इससे OH जनरेट हो जाएगा, और इन दोनों के मिलने से फिर वे वाटर को आगे तैयार किया जाएगा, और वो वाटर में गुड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन यूज किए जाएंगे। ओके,
चलिए, तो कहानी तो खत्म हो गई। अब कहानी का सारांश क्या है? कहानी का सारांश सिर्फ इतना सा है कि पीछे जो रिएक्शन लिखी हैं उन रिएक्शनों को ध्यान से देखना है और सिर्फ डिग्री ऑफ हार्डनेस का फॉर्मूला समझ लेना है। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस कैसे निकालते हैं? डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालने के लिए जो रेफरेंस लिया गया है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि आपने इन रिएक्शनों में देखा कि ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूबल इंप्यूरिटीज को इनसॉल्यूबल इंप्यूरिटीज में हम कन्वर्ट करा रहे हैं और वो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में कन्वर्ट करा रहे हैं। तो जो डिग्री ऑफ हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ पीपीएम हम लोग निकालने वाले हैं, पार्ट्स पर मिलियन निकालने वाले हैं, वो इन टर्म्स ऑफ द मास ऑफ CaCO3 निकालने वाले हैं। तो आपको डिग्री ऑफ हार्डनेस में जरूरत पड़ने वाली है कैल्शियम कार्बोनेट के मास की, यानी वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। वाटर, हार्ड वाटर का सैंपल कितना है ये आपको दे दिया जाएगा। अगर लीटर में दिया जाए या ग्राम में दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी हम ये मान के ही चल रहे हैं 1 ग्राम पर ml होती है। तो जितने ml उतने ग्राम, अब चाहे लीटर में दो, ml में दो या ग्राम में दो। ओके, तो वाटर का मास आपको यहां रखना है और कैल्शियम कार्बोनेट का मास आपको न्यूमरेटर में रखना है। और क्योंकि हम ये 1 में नहीं बल्कि 1 मिलियन में डिफाइन कर रहे हैं तो इंटू 10⁶ कर देना है, तो आंसर आ जाएगा आपका पार्ट्स पर मिलियन में। ओके, अब बात आती है, सारा का सारा लफड़ा सिर्फ एक बात का है कि हाउ टू कैलकुलेट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या डायरेक्टली दिया होगा? बिल्कुल नहीं दिया होगा, आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा कैल्शियम कार्बोनेट का वेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट का वेट ही दे देगा फिर किस बात का क्वेश्चन? फिर तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। फिर तो इस सवाल को IIT से हटाकर, है ना, IIT और नीट के सिलेबस से हटाकर 8वीं क्लास में डाल देना चाहिए। बच्चे वाटर के बारे में पढ़ते हैं तो चलो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करा देते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ दिया जा रहा होगा, निकालना आपको कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में है, लेकिन आपको क्वेश्चन में डेटा दिया जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इससे कैल्शियम कार्बोनेट कैसे निकालेंगे? क्या पीछे की रिएक्शन में किसी क्लोराइड या सल्फेट या बाइकार्बोनेट से आप कैल्शियम का कार्बोनेट बना रहे थे? पीछे देखो, कोई भी रिएक्शन ले लो, जैसे यहां पर कैल्शियम का जियोलाइट बन गया, उसको आगे चल के फिर वो बन जाएगा। अभी बेसिक सी रिएक्शन उठाते हैं, देखिए ये देखिए CaCO3 है, तो आपको CaCO3 का मास निकालना है, लेकिन मास तो आपको कैल्शियम सल्फेट का दिया होगा, कैल्शियम क्लोराइड का दिया होगा। तब क्या करेंगे? अरे भाई ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दो। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दिया जाए या फिर मिली इक्विवेलेंट बराबर कर दिया जाए। तो ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से हम कहेंगे कि रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इनसॉल्यूबल इंप्यूरिटीज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो हम इंप्यूरिटीज, जिस भी इंप्यूरिटी का डेटा हमें दिया जाएगा, जो भी सॉल्यूबल इंप्यूरिटीज का डेटा दिया जाएगा, उसके ग्राम इक्विवेलेंट को कैल्शियम कार्बोनेट के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर करके कैल्शियम कार्बोनेट के मोल निकाल लेंगे, मोल से मास निकाल लेंगे और मास का फॉर्मूला यहां पर क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे। ओके, तो यहां पर अप्लाई कर देंगे, पार्ट्स पर मिलियन आ जाएगा। तैयार है आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? तो देखिए कहानी तो मैंने सुना दी डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर की। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई समस्या तो जल्दी से पूछ लीजिए। अगर कुछ पूछना चाहें, कुछ मन में संदेह है तो बिल्कुल पूछिए। चलिए फिर आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लगाएंगे तो सारे संदेह दूर हो जाएंगे, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस ही एकमात्र सिलेक्शन की कुंजी है। 1 kg हार्ड वाटर सैंपल कंटेन्स 0.002 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, कैलकुलेट डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। बिल्कुल सिंपल सा सवाल, इस क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। सोचिए क्या आएगा।
1 kg हार्ड वाटर W ऑफ H2O आपको कितना दिया है 1 kg। 1 kg का मतलब मैं 1000 ग्राम बोल दूं, और इसमें कितने मोल्स हैं, इसमें है 0.002 मोल्स मैग्नीशियम सल्फेट। कैलकुलेट डिग्री ऑफ हार्डनेस, डिग्री ऑफ हार्डनेस बताना है। जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा उसके आगे पीपीएम जरूर लगाइएगा। जो भी आंसर आप लोग टाइप कीजिएगा उसमें पीपीएम जरूर ऐड कर दीजिएगा। कैसे सॉल्व करें, बिल्कुल सिंपल तरीका, ग्राम इक्विवेलेंट। क्या ग्राम इक्विवेलेंट लिखे या मिली इक्विवेलेंट लिखे, इसमें हम कंफ्यूज होते हैं। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए, यहां मोल लिखा है, तो अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कभी वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट या मोल इनटू एन फैक्टर लिख रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है इट इज ग्राम इक्विवेलेंट, इट इज नॉट अ मिली इक्विवेलेंट। मिली इक्विवेलेंट भी लगाते हैं, वो कहां लगाते हैं, मिली इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम वाले सवालों में आप मिली इक्विवेलेंट लगा दीजिएगा, क्योंकि वहां पर 99% सवालों में वॉल्यूम ml में देते हैं, तो वो ग्राम इक्विवेलेंट नहीं बल्कि मिलीग्राम इक्विवेलेंट, या फिर आप उसे बोल सकते हैं मिली इक्विवेलेंट। ओके, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, अभी पहला क्वेश्चन है मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, लेकिन आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाइए, इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MgSO4। तो देखिए, मोल इनटू एन फैक्टर कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होगा 2। अच्छा, सबसे मजे की बात क्या है, पूरे हार्डनेस ऑफ वाटर में जो भी हार्डनेस आती है वो कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयन के वजह से आ रही होगी, यानी सॉल्ट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, और जिस टर्म में हमें निकालना है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, तो दोनों का एन फैक्टर हमेशा हमेशा के लिए सेम रहेगा। तो इसमें कुछ ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। तो 0.002 इंटू एन फैक्टर 2 ये कैंसिल हो गया, यानी यही मोल्स हो गए कैल्शियम कार्बोनेट के। तो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो गया 0.002 इंटू 100 इज द मोलर मास, तो यानी कि 0.2 ग्राम, और 0.2 ग्राम अगर इसका मास है तो DOH अपने को निकालना है, इसका मास 0.2 डिवाइडेड बाय टोटल यानी वाटर का मास 1000 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6, तो ये 3 जीरो तो इससे कैंसिल हो जाएंगे और ये कितना आ जाएगा 200 ppm। सिंपल सा आंसर 200 ppm। क्लियर हुआ सभी को? जल्दी से देखिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। आंसर आया 200 ppm। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। अगला सवाल ये रहा, हार्डनेस ऑफ वाटर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ppm पार्ट्स पर मिलियन ऑफ CaCO3 if the weight in gram of CaCO3 present in 10 to the power of 6 gram water। ये सब अपने को पता है ना, वाटर कितना है ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ये सिर्फ नोट करो। इन अ सैंपल ऑफ वाटर 10 लीटर, अच्छा ये 10 टू द पावर ऑफ 6 ग्राम में नोट करते हैं, ठीक है, वो पार्ट्स पर मिलियन के बारे में बता रहा है। वाटर का मास अपने को दे रखा है ये 10 लीटर, 10 लीटर पानी है, 0.56 ग्राम CaO है, जिससे रिमूव होने से CaCO3 में टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करते हैं और CaCO3 में कन्वर्ट हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, इसका मास मुझे दिया हुआ है, इसका मास मुझे दिया हुआ है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट या फिर मोल इनटू एन फैक्टर बराबर इसके मोल इनटू एन फैक्टर CaCO3 के मोल्स आ जाएंगे। मोल्स आने के बाद आप उसका मास निकाल लीजिएगा और मास आ जाएगा, तब तो आपको मालूम ही है क्या करना है। तो CaO को मुझे क्या करना है, ग्राम इक्विवेलेंट को बराबर कर देना है CaCO3 से। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, ये रिएक्शन दी गई है, आपको दिख भी रहा है ये रिएक्शन है, बट यहां पर आप एक गलती मत कर देना। अगर आप सोचो कि इसे हम मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लेते हैं, लॉ मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो ये गलत होगा, इससे आपका आंसर नहीं आने वाला है, लगा के चेक कर लीजिएगा।
क्योंकि यहां पर इस कैल्शियम आयन और इस कैल्शियम आयन दोनों की वजह से वो बन रहा है। तो ये कितना रिएक्ट किया या ये कितना रिएक्ट किया ये किसी को नहीं पता, ठीक है ना। तो मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मैंने पहले भी बोला था तभी लगाना जब वो सब्सटेंस 100% कंज्यूम हो रहा हो, अदरवाइज मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मत लगाना, क्योंकि वो इतना अच्छा मेथड नहीं होता जितना कि पीओएसी, जितना कि ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट। पीओएसी भी हर जगह नहीं लगा सकते, तो ग्राम इक्विवेलेंट लगाइए, सदाबहार रूल है, सबसे अच्छा रूल है। ओके, तो CaO के ग्राम इक्विवेलेंट CaCO3 के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर हो गया, तो 0.56 डिवाइडेड बाय 56 इसका मोलर मास है। ओके, तो ये आ गए मोल इंटू n फैक्टर 2। आप इक्विवेलेंट वेट करके लगा लेते, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा था, कुछ नया नहीं था। और यहां आ जाते हैं n ऑफ CaCO3 इंटू n फैक्टर 2, ये कैंसिल हो गया, यानी कि मोल्स आ गए CaCO3 के मोल्स कितने आ गए 0.01, यानी W कितना आ गया CaCO3 का 1 ग्राम। अब आ जाते हैं डिग्री ऑफ हार्डनेस पे, तो 1 डिवाइडेड बाय 10 लीटर, 1 लीटर 1000 ग्राम, तो ये 10 लीटर 10 टू द पावर ऑफ 4 ग्राम इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6, द आंसर इज 100 ppm। 100 ppm। क्लियर हुआ? यहां तक किसी को कोई डाउट? देख लीजिए जल्दी से। चलिए अगले सवाल पे आगे आते हैं। नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा अच्छा है पिछले दोनों वाले क्वेश्चन से, पिछले दोनों क्वेश्चन सिंपल थे, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। एक हार्ड वाटर का सैंपल है जिसमें 0.0012% MgSO4 है, 0.00111% CaCl2 है। कैलकुलेट डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर एंड मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर 1 kg सैंपल। चलिए, ये सवाल कैसे सॉल्व होगा ये जानना है अपने को। तो MgSO4 CaCl2, इससे अपने को बनाना है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर कर दूं तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए W ऑफ H2O अपने को दिया है 1000 ग्राम, ठीक है, लिख लिया। अब देखिए ये जो परसेंटेज लिखा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 100 ग्राम में 0.0012 ग्राम MgSO4 है। अगर 100 ग्राम में इतना है परसेंटेज, क्योंकि 100 में डिफाइन करते हैं, तो अपने पास तो वाटर 100 ग्राम नहीं है ना, अपने पास तो वाटर कितना है 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम में कितना होगा ये यहीं पे सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 0.012 ग्राम MgSO4। ठीक इसी तरह से 100 ग्राम के वाटर के सैंपल में अपने पास CaCl2 कितना है 0.00111 ग्राम CaCl2 है। तो 1000 ग्राम में कितना होगा? तो 0.0111 ग्राम CaCl2 होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि 100 ग्राम में कितना है इसकी मदद से मैंने 1000 ग्राम में कितना होगा ये पता लगाने की कोशिश की। अब क्या करूं? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MgSO4, और यही ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 बराबर CaCl2। तो साथ में जोड़ देता हूं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCl2, दोनों को एक साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके मोल इंटू इसका n फैक्टर 2, MgSO4 के मोल्स, तो 1000 ग्राम में कितना है 0.1012, ठीक है। इसके ये तो मास हो गया डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, तो ये हो गए मोल इंटू n फैक्टर। क्लियर हो रहा है? ठीक इसी तरह से प्लस इसका मास कितना है 1000 ग्राम में, तो 0.0111 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना है 111। कैलकुलेट कर लीजिए, कैल्शियम का 40 और Cl2 का हो गया 71 और 40 111 इंटू n फैक्टर 2। तो देखिए n फैक्टर 2 तो हो गया कैंसल,
अब ये कितना बना ये चेक कर लीजिए। ओके, तो ये कितना बन रहा है अपना, तो इस वाले को अपन चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे मोल्स ऑफ CaCO3 आ जाएंगे इस पूरे को सॉल्व करने से, और उसमें 100 का आप क्या करिएगा मल्टीप्लाई, तो N ऑफ CaCO3, तो N ऑफ CaCO3 अगर इसको मैं 10 टू द पावर ऑफ -3 यहां लगा दूं तो 12 इंटू 1/10, तो 10 टू द पावर ऑफ -4 ये हो जाएगा मेरा। और इसी तरह से इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां पर भी 10 टू द पावर ऑफ -4 यानी कि 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4। ओके, फिर यहां पर W ऑफ CaCO3 निकाल लेते हैं। W ऑफ CaCO3 कितना आ रहा होगा, इंटू 100 और कर देंगे 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 में, तो ये आ जाएगा 0.02 ग्राम, 0.02 ग्राम। फिर DOH डिग्री ऑफ हार्डनेस कैसे आएगा, 0.02 डिवाइडेड बाय कितना वाटर था 1000 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6, तो 3 पावर तो ऐसे ही कैंसिल हो गई। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 20 ppm। चेक कर लीजिए। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सैंपल, H2O2 सैंपल में वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो ये H2O2 सैंपल में ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ और ये सब का मतलब क्या होता है, पहले तो हम लोग ये जान लें। ओके, तो देखिए, when a solution of H2O2 is labeled as X volume, X volume, जैसे मार्केट में आपको खास करके ये मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगा H2O2 की बॉटल्स, परऑक्साइड नाम से फेमस है। तो परऑक्साइड की जो बॉटल होगी उस पे आप देखेंगे तो अलग अलग तरह के सैंपल आते हैं। किसी बॉटल पे लिखा होगा 10 वॉल्यूम, किसी पे लिखा होगा 15 वॉल्यूम, किसी पे लिखा होगा 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम। इनका मतलब क्या होता है, ये जो लेबलिंग की गई है इसका मतलब क्या होता है, ये 10, 15, 20, 30 क्या है, इसी को समझना है। तो देखिए, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि बॉटल पे लिखा है X वॉल्यूम H2O2 सैंपल, इसका मतलब होता है कि 1 वॉल्यूम ऑफ H2O2, 1 volume of H2O2 gave X volume of O2 at NTP और STP। यहां पर STP में, STP और NTP दोनों को सेम बताया जा रहा है, यानी वो डिफरेंस नहीं लिया जा रहा है 1 बार वाला। तो 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर ही ले रहे हैं STP पे भी और NTP में भी। हालांकि टेक्निकली गलत है, बट सवालों में ऐसे ही आता है तो मैंने भी ऐसे ही समझा दिया। बाकी एसटीपी और एनटीपी में डिफरेंस क्या होता है ये आपको अच्छे से मालूम है, और कैसे आता है वो डिफरेंस ये भी आपको मालूम है। ओके, तो जब भी किसी बॉटल पे आप ये देखेंगे लेबलिंग है एक्स वॉल्यूम, तो इसका मतलब 1 वॉल्यूम ऑफ H2O2 से एक्स वॉल्यूम O2 मिलता है एट 1 atm 273 केल्विन यानी एनटीपी। इसी बात को आप अप्रोक्सीमेटली एसटीपी भी बोल दीजिए। ये 1 वॉल्यूम और एक्स वॉल्यूम का मतलब नहीं समझ में आया, बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर आपने H2O2 लिया 1 लीटर तो मैं बोलूंगा कि x लीटर O2 मिलता है एट एनटीपी और एसटीपी, और अगर आपने H2O2 लिया 1 ml तो मैं बोलूंगा x ml मिलता है O2 एट एनटीपी और एसटीपी। यानी कि बॉटल पे जो स्टिकर चिपका है उस पे जो वॉल्यूम लिखा है H2O2 सैंपल, x वॉल्यूम H2O2 सैंपल, तो वो x वैल्यू H2O2 की नहीं है, वो x वैल्यू O2 की है, जो कि 1 वॉल्यूम ऑफ H2O2 से मिलता है एट एनटीपी और एसटीपी। समझ आ गया आपको? एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए, जो मैंने बोला है वही लिखा है। H2O2 को डिकम्पोज करेंगे तो H2O और हाफ O2 ऐसे बनेगा। आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या लिखा गया, ये जो टॉपिक जो मैंने ये यहां पर लिखा गया है ये अभी आपके काम का खास नहीं है। हालांकि आप लोग 12th पास आउट हैं तो आपको पढ़ने में जरा सी भी कोई तकलीफ नहीं होगी, इसीलिए लिख दिया है।
H2O2 हम सब जानते हैं कि दो तरह से काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि H2O2 चाहे ऑक्सीडेंट हो या फिर रिडक्टेंट की तरह काम करे, उसका N फैक्टर फिक्स है। वो कितना? 2। H2O2 का N फैक्टर हमेशा 2 आता है, ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। H2O2 का N फैक्टर हमेशा 2 आएगा, चाहे H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करे या फिर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ रिएक्शन ही ऐसा बनता है जिससे N फैक्टर 2 बन रहा होता है। ओके, तो यही बताया गया है यहां पर कि H2O2 अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, जिसकी नॉर्मेलिटी N है, तो उसको किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करा देंगे उसके अननोन वॉल्यूम को डिफाइन करने के लिए या अननोन मोलैरिटी को डिफाइन करने के लिए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए। ओके, सिर्फ इतना, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, जितना मैं बता रहा हूं उतने पे ज्यादा ध्यान दीजिए, बाकी एडिशनल जो लिखा है वो आपके पढ़ने के लिए है। ये सब भी वही है, 1 ml of H2O2 solution would contain N/1000 equivalent, है ना, और H2O2 can behave as both oxidizing agent as well as reducing agent। ये देखिए, ये बता रहा था, अगर H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, तो खुद क्या होगा? रिड्यूस। तो जब H2O2 खुद रिड्यूस हो रहा है, तो यहां पर H2O2 काम कर रहा होगा एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जब H2O2 खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहां पर H2O2 किसकी तरह काम कर रहा होगा? एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया? तो देखिए, जब H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज और खुद रिड्यूस, तो खुद रिड्यूस होकर वाटर में जाता है। वाटर में जाता है तो जरा इसका चार्ज निकाल लेते हैं। अगर ये वाटर में जाता है, अगर ये वाटर में जाता है तो इसका चार्ज निकाल लेते हैं। ये -1 आ रहा है ना, और ये -2 आ रहा है वाटर में, तो -1 से -2 यानी क्या हुआ? रिड्यूस। खुद रिड्यूस हुआ तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। अब यहां पर देखिए, H2O2 अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज। जब H2O2 खुद ऑक्सीडाइज होगा तो O2 में जाएगा, O2 में इसका चार्ज होगा 0, और यहां -1, तो -1 से 0 क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अब इसका N फैक्टर 2 कैसे आता है वो भी समझ लीजिए। इसके 1 मोल में कितने O हैं? 2, तो -1 से 0, -1 से -2 में जाने में कितने का चेंज आया? 1 का। तो पर मोल में 2 है तो 1 × 2, तो टोटल कितने का चेंज आ गया? N फैक्टर कितना आ गया इसका? इसका N फैक्टर आ गया 2। रेडॉक्स में और डिटेल में बताऊंगा। ओके, अभी 12th पास आउट है बैच, तो बोल सकता हूं, बोलने की खुली छूट है ये सब, कि आगे की बातें भी बोल सकता हूं, क्योंकि आप लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि वो चीज आपने सुनी ही नहीं है। 12th पास आउट पढ़ाना इसीलिए आसान है, इसीलिए अच्छा है। सबसे कठिन है 11th पढ़ाना। अगर 11th होता तो 11th में पढ़ाया भी था ये सब, इसीलिए 11th क्लास को उतना ही कंटेंट जितना अभी तक आपको पढ़ाया है, इतना पढ़ाने में उनको 17 लेक्चर लग गए, जितना आपको अभी तक में पढ़ाया है। तो यहां पर आते हैं, तो यहां पर N फैक्टर कितना होगा? -1 से 0 कितने का चेंज आया? 1 का। 1 मोल में कितने O है? 2, तो कितने का चेंज आ गया? 2 का। तो N फैक्टर कितना बन गया? 2। क्लियर हुआ? तो ये N फैक्टर 2 आ रहा है, चाहे आप किसी भी तरीके से देखिए, चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नजरिए से देखिए या फिर आप रिड्यूसिंग एजेंट के नजरिए से देखिए। चलिए, अब सवाल लगाने के लिए क्या जरूरी है? सवाल लगाने के लिए वो स्टेटमेंट जो मैंने आपको बोला था, बॉटल के ऊपर X वॉल्यूम H2O2 सैंपल लिखा है, उसका मतलब क्या होता है, और ये पता होना चाहिए कि H2O2 का N फैक्टर 2 होता है, चाहे वो ऑक्सीडेंट की तरह काम करे या रिडक्टेंट की तरह। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो अभी आपको बता ही दिया था थोड़ी देर पहले, वाटर में जाएगा तभी इसका ये -1 से -2 में आएगा। ओके, तो यही
क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। ये एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में रिएक्शन है, इससे आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना आपको पढ़ना है कुछ खास। ये सब रिएक्शनें आपकी आगे भी आएंगी, जब आप रेडॉक्स और स्टाइचियोमेट्री लगाओगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा एसिडिक मीडियम में क्या करना है, बेसिक मीडियम में क्या करना है। यहां पर सिर्फ ये बताने के लिए था कि देखिए वैलेंसी फैक्टर, इसी को एन फैक्टर कह रहे हैं, वैलेंसी फैक्टर एन फैक्टर जो है वो 2 आ रहा है, चाहे ऑक्सीडेंट की तरह काम करे या रिडक्टेंट की तरह काम करे, चाहे उसमें एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम हो, सिर्फ ये बताने के लिए। ओके, इसको आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ा जाए, मुझे मेन क्वेश्चन कराने के लिए डेरिवेशन कराना है, और वो डेरिवेशन से जो रिजल्ट आएगा, जो फॉर्मूले आएंगे, वो आपको ध्यान रखने हैं और उन्हीं फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। ओके, इसीलिए मैं इन सब चीजों को कम इंपॉर्टेंस दे रहा हूं अभी। अगर रेडॉक्स होता तो थोड़ा इंपॉर्टेंस देता, भी अभी कम इंपॉर्टेंस दे रहा हूं क्योंकि अभी इनकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्विंग में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आ जाते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज रिप्रेजेंटेड एज, मैंने आपको बताया भी था बॉटल में किस तरीके की लेबलिंग आती है, 10 वॉल्यूम, 15 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम, ये सब होता है। जैसे एक एग्जांपल उठा लेते हैं, 20 वॉल्यूम H2O2 सैंपल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 वॉल्यूम ऑफ H2O2 गेव 20 वॉल्यूम ऑफ O2 एट NTP और STP, यानी कि 1 लीटर H2O2 डिकम्पोज होने पर क्या देता है, 20 लीटर O2 देता है। लेकिन किस कंडीशन पर देता है, एट NTP और STP। कोई जादू थोड़ी ना है 1 लीटर से 20 लीटर निकल आएगा, कंडीशन भी तो समझो, एट NTP और STP की बात कर रहा है। ओके, यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर हुआ। चलिए अब आ जाते हैं डेरिवेशन पे, तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग डेरिवेशन। और डेरिवेशन करने से पहले जरा मैं एक जनरल फॉर्मेट बनाना चाहता हूं, आप सबके लिए रेडीमेड फॉर्मूला बना रहा हूं, कुछ समझने की खास जरूरत नहीं। एक फॉर्मूला सिर्फ सिखाऊंगा डिराइव करके, और उसी एक फॉर्मूले से 4 फॉर्मूले अपने आप बन जाएंगे और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तैयार हैं? तो जनरल फॉर्मेट बनाने के लिए मैंने ले लिया V वॉल्यूम ऑफ H2O2 सैंपल। अब बताइए यहां पर मैं इसका मतलब क्या लिखूं, V वॉल्यूम ऑफ H2O2 सैंपल का मतलब मैं क्या लिखूं? इसका मतलब क्या यही तो हुआ कि 1 वॉल्यूम ऑफ H2O2 gave V वॉल्यूम ऑफ O2 at NTP और STP, यही तो मतलब हुआ। 1 वॉल्यूम ऑफ H2O2 gave V वॉल्यूम ऑफ O2 at NTP और STP। चलिए इसको लीटर में कन्वर्ट कर लूं मैं, तो 1 लीटर H2O2 V लीटर O2 देता है, किस कंडीशन पे देता है, एट NTP और STP। नोट कर लीजिए दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए। और आ जाइए अब डेरिवेशन पे, यहां से भी लिख सकते थे, डेरिवेशन लिखने के बाद ये सब डेरिवेशन में ही इंक्लूड कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, बट इसके बाद अब मुझे डिराइव कराना है। तो V वॉल्यूम H2O2 सैंपल का मतलब आप सब समझ गए, 1 लीटर H2O2 V लीटर O2 देता है। क्या हम ml में नहीं लिख सकते? अरे भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 ml of H2O2 gave V ml of O2 at NTP और STP, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए तो डेरिवेशन पे आ जाते हैं। तो ये डेरिवेशन मैं करने वाला हूं मोल कॉन्सेप्ट से, ऑल्दो इस डेरिवेशन को भी मैं 2 तरीके से समझा सकता हूं, एक है यूनिटरी मेथड और एक होता है मोल कॉन्सेप्ट मेथड। मोल कॉन्सेप्ट मेथड छोटा है, इजी है, समझ में जल्दी आ जाएगा, यूनिटरी मेथड भी आ जाएगा लेकिन वो लेंथी है, क्योंकि यूनिटरी मेथड सिखाऊंगा तो उसमें स्टेटमेंट लिखा जाता है, उसे बोलते हैं सजावट मेथड।
वो सजावट मेथड 11th क्लास के बच्चों के लिए जरूरी होता है, क्योंकि 11th में स्कूल में मार्क्स लाने होते हैं और स्कूल वाले टीचर ट्रिक समझ के मार्क्स नहीं देते हैं, क्योंकि वो स्टेप के मार्क्स देते हैं। तो स्टेप के मार्क्स कैसे मिलेंगे? जब हम खूब लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, है ना। तो डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं बाय मोल कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट से कैसे डेरिवेशन होगा। H2O2 का डिकम्पोजिशन कराया, तो H2O2 का डिकम्पोजिशन कैसे हुआ? H2O2 गिव्स अप H2O प्लस हाफ O2, या आप 2 कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए यहां मैं लेट कर रहा हूं, यहां पर मैं लेट कर रहा हूं, लेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? H2O2 का सॉल्यूशन। ये क्या है? M है। ये लेट किया है मैंने। ओके, कर सकता हूं। तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, जो कि 1 लीटर है, इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा। अरे भाई, आपने V वॉल्यूम H2O2 सैंपल का मतलब अभी लिखा था ना कि 1 लीटर से V लीटर O2 मिलता है एट LTP और STP। तो 1 लीटर क्या था? H2O2। अगर उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी M हो जाए तो M इंटू 1 क्या बन गया? M मोल बन गए कि नहीं? अब बताइए, अगर इसके मोल M हैं, वॉल्यूम लीटर में है तो मोल बोलेंगे, तो इसके मोल कितने होंगे? M/2 होंगे। ये एक बड़ा डेरिवेशन था यूनिटरी मेथड से, इसको मैंने बहुत छोटा कर दिया, 2 लाइन में सॉल्व कर दूंगा। अगर इसके मोल M है तो 1:½ की स्टोइचियोमेट्री है, जितना ये रिएक्ट करेगा उसका आधा यहां बनेगा, M/2 मोल बना ये। और ये मोल फॉर्म हुआ है एट STP और NTP। तो अगर NTP या STP पे फॉर्म हुआ है, क्योंकि O2 गैस है, तो अगर STP या NTP पे फॉर्म हुआ है तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा? M/2 इंटू 22.4 कर दूं मैं, तो यही इसका वॉल्यूम आएगा। और यही इसका वॉल्यूम आएगा तो ये V के ही तो बराबर होगा। 1 लीटर ऑफ H2O2 gave V लीटर ऑफ O2 at NTP और STP। What is V वॉल्यूम ऑफ H2O2 सैंपल? इसका मतलब होता है कि 1 वॉल्यूम ऑफ H2O2 gave V वॉल्यूम ऑफ O2 at NTP और STP। यानी 1 लीटर H2O2 सैंपल से हमें V लीटर O2 मिलता है एट NTP, V लीटर मिलता है, तो V को किसके बराबर कर देंगे? मोल इंटू 22.4, यानी V इज इक्वल टू 11.2 M। ये हो गया अपना डेरिवेशन कंप्लीट। और ये था पहला फॉर्मूला, ये था हमारा पहला फॉर्मूला। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो। अगर किसी को यहां तक कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, जल्दी से जल्दी पूछिए, टाइम भी ओवर हो रहा है। ये डेरिवेशन कंप्लीट किया जाए, 1-2 क्वेश्चन दिए जाएं आपको होमवर्क में। यहां तक कुछ पूछना है? यहां तक किसी का कोई डाउट? V इज इक्वल टू 11.2 M। हम अच्छे से जानते हैं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू N फैक्टर। तो अगर मुझे मोलैरिटी की जगह पर नॉर्मेलिटी लाना है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोलैरिटी इंटू N फैक्टर। तो अगर मुझे मोलैरिटी की जगह पर नॉर्मेलिटी लाना है तो N फैक्टर से डिवाइड कर दूं। और H2O2 का N फैक्टर मैंने कितना बताया था आपको? 2। तो ये हो जाएगा 5.6N। ये हो गया अपना दूसरा फॉर्मूला। अब रटोगे बैठ के तो ऐसा लगेगा 2-2 फॉर्मूले रटने हैं, और अगर ऐसे समझोगे तो मैं 2 और रटाऊंगा अभी, तब तो 4-4 फॉर्मूले रटने हैं। और अगर समझना चालू करोगे तो एक फॉर्मूला है, रटना है क्या? बिल्कुल नहीं। कहां से आया? पीछे डेरिवेशन दिया गया है। ओके, तो V इज इक्वल टू आ गया 5.6N। तो देखिए आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है।
H2O2 सैंपल वाले सवालों में 4 चीजें पूछी जाएंगी। मोलैरिटी बताओ, नॉर्मेलिटी बताओ, ये V क्या है, बॉटल पे जितना लिखा है, X वॉल्यूम, X लगा दीजिए, ये नॉर्मेलिटी आ गई डायरेक्ट, आपको कुछ करना ही नहीं है, कोई भी एक फॉर्मूला इनमें से याद कर लो, बस डेरिवेशन भी भूल जाओ। V इज इक्वल टू 5.6N, V इज इक्वल टू 11.2M, कोई भी एक याद कर लो। अगर पूछे कि बॉटल पे लिखा है 30 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सैंपल, तो उसकी नॉर्मेलिटी बताओ, यहां लगाओ 30, N आ गया। समझ में आया? यहां तक कोई डाउट? चलिए, तो मैं आपको यह बता रहा था कि 4 चीजें पूछी जा सकती हैं। मोलैरिटी पहला, नॉर्मेलिटी दूसरा, तीसरा स्ट्रेंथ और चौथा है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो ये 4 हैं, इन्हीं को परसेंटेज स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। तो देखिए स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, अभी पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था सनी देवल और सनी। तो अगर आपके पास नॉर्मेलिटी आ गई तो स्ट्रेंथ भी आ जाएगा। वो कैसे, देखिए इधर नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, V अपॉन 5.6 और इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। H2O2 का मोलर मास 34, H2O2 अपॉन एन फैक्टर 2, तो ये हो गया इनटू में 17, तो ये आ गया 17V अपॉन 5.6। अब बताओ ये सब आपको रटना है। अब यार ऐसे रटोगे तब तो फिर हो चुका, फिर तो कभी ना पास हो पाओगे। तो रटना नहीं है, चीजों को समझना है, कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है। ओके, तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। नॉर्मेलिटी की फॉर्मूला यहां से निकाला, N बराबर V अपॉन 5.6 और इक्विवेलेंट वेट बराबर मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। किसका मोलर मास, O2 ना चपका देना। ये स्ट्रेंथ किसकी निकाल रहे हो, H2O2 सैंपल की, तो मोलर मास भी किसका होगा, H2O2 का, और एन फैक्टर भी किसका होगा, H2O2 का। ओके, स्ट्रेंथ आ गया। स्ट्रेंथ की यूनिट बताई थी आपको ग्राम पर लीटर, तो इसका मतलब 1 लीटर में 17V अपॉन 5.6 ग्राम H2O2 है। यही तो मतलब हुआ 1 लीटर में। तो बताओ मुझे निकालना है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ये हमारा चौथा पॉइंट है जो पूछा जा सकता है। एक स्ट्रेंथ, एक मोलैरिटी, एक नॉर्मेलिटी और एक परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज 1 लीटर में इतना है, तो 100 ml में कितना होगा, 100 ml में कितना होगा, 10 से डिवाइड कर दे, है ना। तो यहां पर भी 10 से डिवाइड कर दे, यानी कि कितना हो जाएगा, 17V अपॉन 56 ग्राम H2O2। सो दिस इज अवर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, यानी हमारा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हो गया 17V अपॉन 56। ये परसेंट आ गया। और इतना भी क्यों करें, अगर मुझसे पूछा गया परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बताओ, मुझे पता है स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में होती है, तो मैं सीधा ना लिख दूं S/10, सीधा फॉर्मूला आ गया S/10। क्लियर हुआ? तो देखिए एक ही फॉर्मूले से मैंने इतने सारे फॉर्मूले डिराइव कर लिए। ये क्वेश्चन था हमारा, फ्रेश H2O2 सॉल्यूशन इज लेबल्ड एज। एक H2O2 सॉल्यूशन की बॉटल के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 11.2 वॉल्यूम। ओके, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किस में निकालते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इसका कितना आ रहा है, जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन मैं आपको कल ही देकर गया था होमवर्क में, उम्मीद है आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। अगर सॉल्व कर लिया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए। हिमांक का आंसर आ गया है, और बाकी लोग भी आंसर टाइप कीजिए जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही, 3.4% इज द राइट आंसर। 3.4% इज द राइट आंसर। तो हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का ए। ये H2O2 सैंपल पे सवाल ऐसा है जो नीट में पूछा जा सकता है, जो जेईई मेन में पूछा जा सकता है।
तो इस क्वेश्चन को हम कैटेगराइज करें तो जेई मेन और नीट लेवल के लिए करेंगे। ओके, अगर इस कॉन्सेप्ट को किसी अच्छे सवाल में यूज किया जाए, किसी स्टाइचियोमेट्री टाइट्रेशन में यूज कर लिया जाए, जहां पर H2O2 का टाइट्रेशन किसी से करा रहे हो, तो ये एडवांस लेवल का भी बन सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। तो अगला क्वेश्चन ये भी मैंने आपको होमवर्क में दिया था। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है? हिमांक का आंसर आ गया है नॉर्मेलिटी 2.14 बता रहे हैं और मोलैलिटी 1.06। बेटा यहां मोलैलिटी तो पूछा भी नहीं गया है। सबसे पहला मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में, तो स्ट्रेंथ पूछ ली एक, तो दूसरे पार्ट में मैंने आपसे नॉर्मेलिटी पूछ ली और तीसरे पार्ट में मैंने आपसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछ लिया। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब जैसे अभी ये 12V लिखा है ना बॉटल पे, अगर इसमें 700 ml पानी मिला देंगे तो फिर क्या होगा? कंटेन 700 ml, अच्छा 300 ml पानी मिला देंगे तो क्या होगा? तो ये 700 ml 12 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन है और इसमें 300 ml वाटर मिलाने के बाद सॉल्यूशन बदल जाएगा, और सॉल्यूशन बदल जाएगा तो नया स्ट्रेंथ, नई नॉर्मेलिटी और नया वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगा? ओके, जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन में कोई डाउट? रीना साहू का आंसर है स्ट्रेंथ 36.4 ग्राम पर लीटर। ओके, बाकी के पार्ट का आंसर भी देते जाइए, बाकी के पार्ट का भी आंसर देते जाइए जल्दी से। बाकी लोग भी टाइप कीजिए जल्दी से आंसर। अगर सॉल्व कर लिया है तो अपने पास छुपा के रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत नायाब काम कर रहे हैं, कोई जान जाएगा आपका आंसर, है ना। तो ये क्वेश्चन सभी बच्चे सॉल्व करते हैं। हर 11th 12th पास आउट के बच्चे जो तैयारी कर रहे होते हैं जेई की, नीट की, उन सबको इस तरह के क्वेश्चन लगाने हैं, तो छुपाना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मोलैरिटी आप बता रहे हैं, तो मोलैरिटी भी नहीं पूछा है बेटा, नॉर्मेलिटी पूछा है। चलिए मैं आंसर बता देता हूं आपको, मैच कर लीजिए। स्ट्रेंथ आनी चाहिए 25.5 ग्राम पर लीटर, नॉर्मेलिटी आनी चाहिए 1.5 और वॉल्यूम स्ट्रेंथ आना चाहिए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ आना चाहिए 8.4। ये लेबलिंग होगी 8.4। चेक कीजिए क्या ये आंसर आ रहा है, क्या ये आंसर आ रहा है? किसी से मैच होता नहीं दिख रहा है मुझे, तो अभी किसी का भी आंसर मैच होता नहीं दिखाई दे रहा है। मे बी पॉसिबल इस आंसर में कुछ गड़बड़ी हो। आप सारे, इतने सारे लोग तो मेरे को अलग अलग तरीके के आंसर दे रहे हैं और ये बिल्कुल नहीं मैच हो रहा है, तो इसका मतलब मैं चलिए सॉल्व भी करके ही दिखा देता हूं आपको कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मुझे इस सवाल में बॉटल के ऊपर जो लेबलिंग है 12V उसको समझना है। अच्छा, तो एक बीकर बना लेते हैं, ये बॉटल हो गई जिसके ऊपर 12 वॉल्यूम H2O2 लिखा हुआ है, H2O2, ठीक है। और इसमें वॉल्यूम इसका कितना दे रखा है, इट कंटेन 700 ml ऑफ द सॉल्यूशन। फिर इसमें क्या किया गया, तो एक स्टूडेंट ने इसमें 300 ml वाटर और ऐड कर दिया, ठीक है। तो अगर 300 ml वाटर ऐड कर दिया तो अब बन गया न्यू सॉल्यूशन, न्यू सॉल्यूशन। अब इस न्यू सॉल्यूशन में मुझे जानना है नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये तीन चीजें जाननी है, ठीक है ना। चलिए, तो ये बताइए मुझे, आप इस 12 वॉल्यूम H2O2 से क्या मुझे H2O2 की मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी बता सकते हैं? बिल्कुल बताया जा सकता है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। 12VH2O2 और 700 ml इसका सॉल्यूशन है जिसको डाइल्यूट किया गया। डाइल्यूट करके कितना डाइल्यूट किया गया, 300।
तो ये V कितना बन गया होगा, न्यू 1000, ठीक है। और मुझे इसकी नॉर्मेलिटी जाननी है, लाइक दिस, ओके। तो क्या होगा, तो 12V, तो हम लोगों ने पढ़ा था V इज इक्वल टू 5.6N, तो V की वैल्यू हो गई 12 डिवाइडेड बाय 5.6 इज इक्वल टू N। आ गई नॉर्मेलिटी, बताइए। ये इसकी नॉर्मेलिटी आई, इस वाले की। और अगर इसकी मोलैरिटी निकालनी होती तब क्या करते, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, V इज इक्वल टू 11.2M कर लेते, और तब 12 अपॉन 11.2 करके यहां से M निकाल लेते। बात तो वही है, क्योंकि H2O2 का एन फैक्टर कितना है, 2, ओके। मोलैरिटी आ गई। अब आपको मैंने कंसंट्रेशन टर्म जब पढ़ाया था तो ये कंसेप्ट तो मैंने आपको सिखाया ही था कि अगर किसी सॉल्यूशन में पानी मिलाओगे तो उसका नेचर थोड़ी ना बदल जाएगा, और कौन सी चीज सेम रहेगी, मोल्स बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन। तो मोल्स बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन, होगा कि नहीं। तो बताइए, मोलैरिटी आपकी आई है 12 पॉइंट, यानी M1V1 बराबर क्या लगा देना है अपने को, M2V2, फॉर्मूले के वाइज ये समझ लीजिए। तो 12 अपॉन 11.2 इंटू V कितना है 700, यहां पर ml है, लीटर में लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उधर भी ml में ले लेंगे, कैंसिल हो जाएगा। M2 निकाल लीजिए, और V2 कितना हो गया 1000, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो गए, तो अपना M2 आ गया 12 अपॉन 12 इंटू 7 अपॉन ये 10 इधर आ जाएगा तो 112, यानी ये बन गया 84 डिवाइडेड बाय 112, ये मोलैरिटी आ गई M2। अब सोचिए आपसे क्या क्या पूछा गया है, नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होता है, तो मोलैरिटी आपकी कितनी आ गई 84 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 2, ये सॉल्व कर लीजिए तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी। और क्या पूछा गया है, स्ट्रेंथ S इज इक्वल टू क्या होता है Ne, N की वैल्यू 84 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 112, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2 34 अपॉन 2, तो कितना होता है 17 इसका इक्विवेलेंट वेट होता है। ये सॉल्व कर लेंगे तो ग्राम पर लीटर आ जाएगा। और फिर पूछा गया है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, S/10, ये जो वैल्यू है बाई 10 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जल्दी से चेक कीजिए अब कौन से आंसर आ रहे हैं, इनको सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा बताइए मुझे, इनको सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा। तो ये तो 4 से कट रहा है, 3/2 यानी 1.5, और पीछे में आपको आंसर में क्या बता रहा था, नॉर्मेलिटी 1.5 मैच तो कर रहा है, इसका मतलब ये वाला आंसर सही है। आप लोगों ने मुझे गलत आंसर बताया, नॉर्मेलिटी 1.5 आएगी, ओके। स्ट्रेंथ देख लीजिए फिर इसी हिसाब से 1.5 आएगी, तब तो बिल्कुल सिंपल है, इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा 1.5 यानी 3/2, नॉर्मेलिटी आ गई है 3/2 इंटू 17, यानी कितना हो गया 51/2 25.5 ग्राम पर लीटर, ओके। और ये आ जाएगा 2.55%, 2.55%। चलिए मैच कर लेते हैं, 25.5 2.5 वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अच्छा एक मिनट, ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम नहीं पूछा है, यहाँ पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछा है, यानी बॉटल के ऊपर क्या लिखा होगा, ठीक है, तो वो भी निकाल लेते हैं। V इज इक्वल टू क्या होता है 5.6N, तो 5.6 इंटू N की वैल्यू क्या है, नॉर्मेलिटी 1.5 यानी 3/2 V की वैल्यू, ये सॉल्व कर लीजिए, ओके।
5.6 इंटू 3/2, तो ये कितना बन जाएगा? 16.2 डिवाइडेड बाय 16.8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन जा रहा है हमारा 8.447। नहीं, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। देख लीजिए भाई।